वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली मलयालम लैंग्वेज में रिलीज हुई एक कॉमेडी टाइप मूवी को लेकर आया हूँ, जिसका नाम है अड़ी। मूवी की कहानी ये है कि एक बंदा और बंदी की नई नई शादी होती है। जब ये दोनों अपने घर जाने वाले होते हैं तभी इन दोनों के साथ बहुत ही अजीबोगरीब सा हादसा पेश आता है। तो उस चीज को इन दोनों ने कैसे हैंडल किया, कैसे उस हादसे से बाहर आए, कैसे अपनी मैरिज लाइफ को बचाया, इसी पर बेस है इस मूवी की कहानी। तो चलिए बिना टाइम इसके लेट्स स्टार्टेड। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही नंदू नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है जो सऊदी में जॉब करके इंडिया वापस आया होता है। और एक्चुअली बहुत दिनों के बाद नंदू की शादी होने वाली होती है। ये बहुत खुश होता है। दुल्हन का नाम होता है गीतिका। एंगेजमेंट होने के बाद ये दोनों एक दूसरे के नंबर्स एक्सचेंज करके एक दूसरे से वीडियो कॉल, फोन कॉल में बात करते रहते हैं। एक दूसरे को समझने की कोशिश करने लगते हैं। और जब भी इन दोनों को टाइम मिलता है थोड़ा बहुत बाहर जाने लगते हैं, शॉपिंग वॉपिंग करने लगते हैं, एक दूसरे की पसंद नापसंद को जानने की कोशिश करने लगते हैं। खैर फाइनली दूसरे दिन इन दोनों की शादी होने वाली होती है। तो इस रात नंदू गीतिका को कॉल करके यही बात पूछने लगता है कि कल रात हम दोनों कहाँ पर होंगे, क्या तुम गेस कर सकती हो। इस तरह से गीतिका के साथ थोड़ा रोमांटिकली बातें करने लगता है। अब गीतिका भी शर्म आने लगती है। इस तरह से ये दोनों थोड़ा रोमांटिक भी होने लगते हैं। सुबह होने के बाद इन दोनों की फैमिलीज रजिस्टर ऑफिस पर जाकर इन दोनों की शादी करवा देते हैं। एक्चुअली ये लोग पहले ये प्लान करते हैं कि इन दोनों की शादी पहले रजिस्टर ऑफिस में होगी, बाद में टेम्पल में। सो रजिस्टर ऑफिस से निकलने के बाद नंदू और गीतिका टेम्पल पर जाने लगते हैं। और रिसेंटली नंदू ने एक नई कार को भी खरीदा होता है। इस तरह से ये दोनों गाड़ी में बैठकर मंदिर जाते वक्त बहुत एक्साइटिंग से होते हैं। अब नंदू की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं होता। गीतिका को बहुत प्यार करते रहता है। रास्ते के दरमियान में ये दोनों बहुत ही क्यूट क्यूट सी बातें भी करते रहते हैं, एक दूसरे का मजाक उड़ाते हुए। इसी किसी रास्ते में नंदू को एक छोटा सा चर्च नजर आने की वजह से वहाँ पर जाकर वो थोड़ा सा प्रेयर करने लगता है। उसके बाद जब वापस टेम्पल पर जाने लगते हैं तभी बाइक में दो बंदे आकर इनकी गाड़ी के सामने से गुजरने लगते हैं। जस्ट मिस में गाड़ी को ठोकने वाले होते हैं। इन दोनों को देखकर नंदू उन दोनों बाइक वालों को गालियां देने लगता है। और एक्चुअली उस बाइक वाले बंदे का नाम होता है जोबी। नंदू की गाली सुनने के बाद जोबी और उसका दोस्त फटाफट से कार के पास आकर कार को बहुत मारने लगते हैं, बहुत डैमेज करने लगते हैं। नंदू को गालियां देते हुए गाड़ी से फटाफट से उतरने के लिए कहते हैं। ये दोनों फाइनली गाड़ी के शीशे भी तोड़ देते हैं। यह देखकर नंदू को गुस्सा आकर जब गाड़ी से उतरने ही वाला होता है तो जोबी नंदू को उतरने ही नहीं देता। ये दोनों बेचारे नंदू को इतना मारते हैं, इसकी लुंगी निकाल कर भी मारते हैं, इसके नुन्नू पर भी मारते हैं। बेचारा नंदू बहुत जख्मी हो जाता है, उठ ही नहीं पाता। फाइनली आसपास के लोग आने की वजह से तब जाके जोबी और उसका दोस्त नंदू की लुंगी लेकर वहाँ से चले जाते हैं। खैर थोड़ी देर के बाद नंदू को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेते समय भी नंदू को वही हादसा याद आने लगता है कि जोबी और उसके दोस्त ने नंदू को इतना मारा कि इसकी बीवी के सामने इसकी इज्जत चली गई। यही सोचने लगता है कि पता नहीं गीतिका मेरे बारे में क्या सोच रही है, क्योंकि ये तो सारे बाजार में जलील हो गया। जब नंदू वापस हॉस्पिटल से घर आने लगता है तो इसके रिश्तेदार नंदू के बारे में ही बात करने लगते हैं। हम लोगों ने सुना है कि नंदू को नंगा करके मारा है। सो लोगों की ये खुसर-फुसर सुनने के बाद नंदू और शर्मिंदा होने लगता है। एक्चुअली यहाँ पर नंदू को दूसरे की परवाह नहीं होती। इसकी दिमाग में यही सवाल पैदा होता है कि इसकी बीवी इसके बारे में क्या सोच रही है। नंदू जख्मी होने की वजह से ये लोग मंदिर पर भी नहीं जाते। जब फोटोग्राफर आता है तो टोटली मना करने लगता है, क्योंकि इसका चेहरा तो जख्मी हालत में है। उसके बाद जब नंदू बेचारा सुसु करने के लिए जाता है तो इसको सुसु करना भी नहीं आता, क्योंकि उन दोनों ने नंदू को उसी जगह पर मारा होता है। बाथरूम से बाहर आने के बाद इसके कमरे में गीतिका बैठी होती है, लेकिन शर्मिंदगी की वजह से नंदू गीतिका से नजरें ही नहीं मिला पाता। इसके दिमाग में अभी भी यही चल रहा होता है कि खामाखा इसके पत्नी के सामने ये जीरो हो गया, इसकी सारी शर्म लज्जा सब कुछ लुट गई। थोड़ी देर के बाद नंदू का जीजा नंदू को कॉल करके यही बात पूछने लगता है कि आखिरकार कौन है वो बंदे, किसने मारा तुमको, बस तुम उसका नाम और एड्रेस बता दो। उसके बाद नंदू का हालचाल भी पूछने लगता है। अब यह सुनने के बाद गीतिका नंदू के पास आकर यही बात कहने लगती है कि आप इस झगड़े को यहीं पर खत्म कर दीजिए। अगर आप दोबारा उन लोगों से बदला लेने की कोशिश करोगे तो ये झगड़ा और बढ़ता चला जाएगा। खामखा हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जो हुआ उसे भूल जाइए। इस तरह से नंदू को समझाने लगती है। उसके बाद गीतिका अपने बैग से मंगलसूत्र निकालकर नंदू के हाथ में देते हुए इसके गले में पहनाने के लिए कहती है, क्योंकि मंदिर में तो इन दोनों की शादी नहीं हुई। मंगलसूत्र पहनाने के बाद नंदू गीतिका के करीब जाने की कोशिश करने लगता है, इसको हक करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन नंदू को बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होने लगता है। बॉडी के हर पार्ट पर जख्म होता है इसके। सुहाग रात भी नहीं होती इन दोनों की।
थोड़ी देर के बाद गीतिका स्नान करके जब बाथरूम से बाहर आती है तो नंदू गीतिका के सामने आकर थोड़ा हिचकिचाने लगता है, कुछ कहने की कोशिश करने लगता है। गीतिका जान लेती है कि नंदू कुछ कहना चाहता है तो नंदू कहने लगता है कि मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, क्या मैं थोड़ी सी दारू पी लूं नॉर्मल होने के लिए विथ योर परमिशन। तो गीतिका परमिशन देने की वजह से नंदू दारू की बोतल लेकर अपने घर के टेरेस पर जाता है, हल्के से दारू वारू पीने लगता है। लेकिन अभी भी नंदू को वही इंसिडेंट याद आने लगता है जो भी और उसके दोस्त ने नंदू के साथ किया। नंदू ठान लेता है कि ये किसी भी तरह से उन दोनों से बदला लेकर ही रहेगा, अपनी बीवी के सामने दोबारा हीरो बनेगा। खैर सुबह होने के बाद नंदू अपने फ्रेंड की दुकान के पास बैठकर चाय पी रहा होता है तो दुकान पर आने वाले बंदे नंदू के बारे में ही पूछते रहते हैं, मतलब उस हादसे को दोबारा याद दिलाने लगते हैं कि मैंने सुना है कि कोई 2 बंदे तुमको बहुत मारा पीटा, वो भी लंगा करके, अब कैसी है तुम्हारी हालत। उसके बाद नंदू वापस अपने घर आने के बाद अपनी बीवी के साथ थोड़ा क्लोज होने की कोशिश करने लगता है। बाथरूम में इन दोनों के बीच अच्छा खासा मजाक होने लगता है। एक्चुअली नंदू ऊपर से खुश नजर आते रहता है, अपनी बीवी को ये दिखाना चाहता है कि नंदू उस हादसे को भूल गया, अपनी बीवी से बहुत प्यार कर रहा है। लेकिन अंदर से नंदू को वही घुटन होती है। एक दिन नंदू और गीतिका थोड़ा बहुत बाहर जाते हैं घूमने वूमने के लिए, लेकिन शॉकिंग बात यह है कि एक्चुअली नंदू जोबी को फॉलो कर रहा होता है, वो कब आता है, कब जाता है, कहाँ पर जाता है। तो फाइनली नंदू जोबी का फोन नंबर हासिल करके उसको कॉल करता है, कहने लगता है कि अबे साले उस दिन तो तुम बच गए, मेरी शादी हुई थी, अब बताओ तुम कहाँ पर हो, तुम्हारे हाथ पैर तोड़ के रख दूंगा। जोबी भी इसको एक एड्रेस बताता है। नंदू उस जगह पर जाते समय अपनी कार में ही अपनी फोन की रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता है ताकि जब नंदू जोबी को मार रहा होता है वो चीज इसकी मोबाइल में रिकॉर्ड हो। सो नंदू वहाँ पर जाने से पहले जो भी वहाँ पर होता है इन दोनों की भी जबरदस्त तरीके से हाथापाई होने लगती है। सच में ये फाइट सीन्स बहुत ही कॉमेडी है। इस हाथापाई में भी जो भी नंदू को बहुत मारते पीटते रहता है। बहुत ही मुश्किल से नंदू जोबी को 2-4 मार मार के फटाफट से अपनी गाड़ी में बैठकर वापस अपने घर चले आता है। घर आने के बाद नंदू ऐसा फील होने लगता है कि इसने बहुत बड़ी जंग जीत ली, बहुत बड़ा काम कर लिया। फटाफट से अपने मोबाइल को चार्जिंग में रखकर फ्रेशअप वगैरह होने लगता है। उसके बाद जब नंदू अपने मोबाइल में उस हाथापाई की रिकॉर्डिंग चेक करने लगता है तो उसमें बस यही रिकॉर्ड होता है कि जोबी नंदू को मार रहा था, न कि नंदू जोबी को। ये देखने के बाद नंदू बहुत फील होने लगता है कि इसकी सारी मेहनत गई पानी में। तभी इस कमरे में गीतिका आती है। नंदू फटाक से अपने मोबाइल को छुपाने लगता है, फिर भी गीतिका पूछने लगती है कि फोन में क्या देख रहे हो, तो नंदू बस बहाना बनाने लगता है। खैर उसी रात नंदू की फैमिली डिनर करने के लिए किसी रेस्टोरेंट पर जाते हैं। ये लोग रेस्टोरेंट पर आने के बाद नंदू बहुत ही प्यार से गीतिका को खाना खिलाते रहता है, लेकिन इत्तेफाक से उसी जगह पर जोबी और उसके दोस्त होते हैं नंदू को देख लेते हैं। इन लोगों को देखकर नंदू के तो पसीने छूटने लगते हैं। यही सोचने लगता है कि कहीं वो लोग इसके पास आकर दोबारा इसको जलील ना करे। जोबी का दोस्त दूर से ही नंदू को चिढ़ाते रहता है। अब मामला और बिगड़ ना जाए, नंदू फटाफट से अपनी फैमिली को लेकर वापस अपने घर जाने लगता है। तभी गीतिका को शक होने लगता है कि नंदू ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। घर जाते समय जोबी और उसके दोस्त बाइक पर आकर नंदू के गाड़ी के सामने बहुत हंगामा खड़ा करने लगते हैं। मतलब नंदू को जाने के लिए रास्ता ही नहीं देते, इसको जोकर जोकर कहकर बुलाते रहते हैं। बहुत ही मुश्किल से नंदू अपनी गाड़ी को वहाँ से निकाल लेता है। घर आने के बाद गीतिका को शक होकर नंदू से यही बात पूछने लगती है कि तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो, क्या किया तुमने उन लोगों के साथ दोबारा, वो क्यों हमारा पीछा कर रहे हैं। नंदू यही कहने लगता है कि तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं हुआ, मैंने बस उसको हल्के से वार्निंग दी है और वैसे भी यहाँ तक सारा मामला खत्म हो चुका है, फिक्र करने की कोई बात नहीं। इस तरह से गीतिका के सामने सच छुपाने लगता है। दूसरे सीन में जोबी और उसके दोस्त को दिखाया जाता है और यहाँ पर एक्चुअली बात यह है कि जोबी एक लड़की से प्यार करते रहता है, लेकिन काफी दिनों से वो लड़की जोबी का फोन पिक नहीं कर रही होती, मतलब इसको इग्नोर करती रहती है। एक दिन फाइनली जोबी अपनी गर्लफ्रेंड को किसी सड़क के पास बुलाकर उसको बहुत डांटने लगता है कि क्यों तुम मुझे इग्नोर कर रही हो, क्यों अवॉइड कर रही हो। वो लड़की कहने लगती है कि जोबी मेरी शादी तय हो चुकी है, अब हमको नहीं मिलना चाहिए। तो जोबी बहुत ही टॉक्सिक से बात करने लगता है, इस लड़की के साथ बहुत ही वल्गर सी बातें करने लगता है। तुम तो मेरे साथ बहुत बार सोई थी, अब वो प्यार कहाँ पर गया, मैंने तुमको थोड़ी सी फ्रीडम क्या दे दी, तुम तो हवा में उड़ने लगी। मतलब इस तरह से बीच सड़क में ही इसको बहुत जलील करने लगता है। लड़की भी कहने लगती है कि यही बातें, यही चीज मुझे तुम्हारे अंदर पसंद नहीं आती, इतने सालों में तुमको क्या मेरा सेक्सी याद आया, मेरा प्यार नजर नहीं आया। इस तरह से इसको बहुत बड़ी गाली देती है। तो वो गाली आसपास के रहने वाले सुनकर इस पर मजाक उड़ाने लगते हैं जोबी पर। उसके बाद जोबी और उसका दोस्त बाइक में जाते हुए जोबी बहुत गुस्सा करने लगता है, मैं उसको ऐसे नहीं छोड़ूंगा, उसके साथ जरूर कुछ ना कुछ करूंगा,
उसने मुझे गाली दी। तभी इनकी बाइक नंदू की कार से टकराने वाली होती है। जब नंदू और गीतिका की शादी होकर वापस मंदिर जा रहे थे, नंदू ने गाली दी थी। जो भी उसके दोस्त ने नंदू को बहुत मारा पीटा गुस्से की वजह से। तो एक्चुअली हुआ ये था। खैर प्रेजेंट डे पर नंदू अपने एक फ्रेंड को लेकर जोबी के पास जाता है, मतलब जोबी से बात करके इस मामले को यहीं पर स्टॉप करने के लिए। नंदू का फ्रेंड जोबी को समझाने लगता है, अरे भाई हम इस चीज को यहीं पर स्टॉप कर देते हैं। मेरे फ्रेंड की नई नई शादी हुई, वो अभी अभी अपनी फैमिली बसा रहा है। तो जोबी नंदू से कहने लगता है, ठीक है मैं इस मामले को कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा। इस तरह से नंदू के कान में कुछ कह देता है, अगर तुमने ये कर दिया तो मैं इस चीज को यहीं पर स्टॉप कर दूंगा, कॉम्प्रोमाइज। यह सुनने के बाद नंदू को बहुत गुस्सा आने लगता है, जोबी को मारने पीटने लगता है। आप नंदू के कान में क्या कहा यह हमको बाद में पता चलेगा। उसके बाद नंदू अपनी वाइफ गीतिका के पास आकर यही बात कहने लगता है कि मैं और मेरे फ्रेंड ने जोबी के पास जाकर सारे मामले को सुलझा लिया, कॉम्प्रोमाइज कर लिया। आज के बाद से कोई भी झगड़ा नहीं होगा, अब वो लोग हमको तंग नहीं करेंगे। इस तरह से दोबारा गीतिका के सामने सच छुपाने लगता है। गीतिका भी बहुत खुश हो जाती है, चलो सब कुछ अच्छा ही हुआ। उसके बाद जब नंदू बाथरूम में होता है तो गीतिका नंदू को आवाज लगाने लगती है कि नंदू फटाफट से बाहर आओ, देखो बाहर क्या हो रहा है। नंदू घबराते हुए जब अपने घर के बाहर होता है तो इसके घर के बाहर पुलिस खड़ी होती है, काफी सारे लोग भी जमा हो चुके होते हैं। बात यह है कि नंदू का जो दुकान वाला फ्रेंड है ना, उसको गिरफ्तार करने के लिए आई होती है पुलिस। इस पर इल्जाम लगा होता है कि इसने किसी जंगली जानवर को हंट किया। अब ये इल्जाम सच है या झूठ पता नहीं। उसी वक्त जोबी और उसका दोस्त नंदू के घर के पास आते हैं। जब नंदू की बीवी गीतिका टेरेस पर जाकर कपड़े सुखा रही होती है तो ये दोनों गीतिका को देखकर इसको टीज करने लगते हैं, गंदी निगाहों से देखने लगते हैं। नंदू इन दोनों को ऑब्जर्व करके गीतिका को फटाफट से टेरेस से नीचे उतारता है। नंदू एक जबरदस्त प्लान बनाने लगता है, अपनी फैमिली वालों से कहने लगता है कि शादी होने के बाद मैं और गीतिका हनीमून पर नहीं गए, तो फैमिली वाले परमिशन देने की वजह से ये दोनों किसी जगह पर हनीमून मनाने के लिए जाते हैं, किसी अच्छे से रिसोर्ट पर। अब अभी तक इन दोनों की फर्स्ट नाइट नहीं हुई, तो उसी रात ये दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। तभी रिसेप्शन वाले नंदू के रूम को कॉल करके कहने लगते हैं कि सर बाइक पर 2 बंदे आए, आपके बारे में पूछ रहे थे। बाहर जाकर देखने पर एक्चुअली जो भी उसका फ्रेंड होते हैं बाइक पर। नंदू को देखकर इसका मजाक उड़ाने लगते हैं। नंदू भी बेचारा बहुत डिस्टर्ब होने लगता है। खैर सुबह होने के बाद जब नंदू अपनी नींद से जागता है तो बेड पर गीतिका मौजूद नहीं होती और इसके फोन के वॉलपेपर पर नंदू और गीतिका का कार्टून फोटो लगा होता है, जो नंदू ने शादी होने से पहले बनवाया था। अब इस चीज को देखकर नंदू उल्टी खोपड़ी का उल्टा ही समझने लगता है। नंदू बाहर आकर देखने पर गीतिका बाहर होती है और एक्चुअली कल रात नंदू ने गीतिका पर गुस्सा किया था फोन आने पर। नंदू इस वॉलपेपर के बारे में पूछने लगता है, क्या रिकॉर्ड तुमने ये क्या किया? क्या तुम मुझे जोकर समझ रही हो? 2 दिनों तक क्या मैंने तुम्हारी बात मान ली, तुम मुझे अपना पालतू कुत्ता समझ बैठी? गीतिका यही कहने लगती है, अरे वो तो बस वॉलपेपर है, उसमें आप क्या, मैं भी हूँ ना, और मैंने कभी भी आपको जोकर नहीं समझा। और वैसे भी आपने कहा था ना कि सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो दोनों हमारी रिसोर्ट तक कैसे आए, क्यों आए? मुझे लगता है कि आप मेरे पास जरूर कुछ न कुछ छुपा रहे हो। सच बताइए क्या हुआ था आप दोनों के बीच? इस तरह से ये भी गुस्सा करके नंदू से पूछने लगती है। अब नंदू ने तो गीतिका पर गुस्सा किया था ना, तो बाद में इसको रियलाइज हो जाता है। गीतिका के पास आकर सॉरी बोलने लगता है, कहने लगता है कि मैं उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ, वो अभी भी हमारा पीछा कर रहा है और जब कभी भी उसका मन करे वो मुझे मारने के लिए आएगा, और वो भी तुम्हारे सामने। गीतिका कहने लगती है, ओह अच्छा तो ये बात है, ये बात आप मुझसे छुपा रहे हो। आप एक काम करिए, जोबी को आज रात हमारे रिसोर्ट पर बुलाइए, मैं उससे बात करके कॉम्प्रोमाइज कर दूंगी, मैं खुद इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगी। तो नंदू भी ओके कह देता है। दूसरी तरफ जोबी को इसके घर एक शादी का इनविटेशन कार्ड आता है, मतलब इसकी एक्स गर्लफ्रेंड की शादी होने वाली होती है। इसकी एक्स गर्लफ्रेंड इसके घर को इनविटेशन कार्ड भेजती है। उसके बाद नंदू जोबी और उसके फ्रेंड को कॉल करके रिसोर्ट पर बुलाने की वजह से जोबी और उसका फ्रेंड रिसोर्ट पर आते हैं। गीतिका इन दोनों को सुकून से बिठा के समझाने लगती है कि देखिए भाई, अब तक जो हुआ सो हो चुका, हम ज्यादा झमेले में पड़ना नहीं चाहते, हमें किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, प्लीज भाई आप चीज को यहीं पर कॉम्प्रोमाइज कर दीजिए। जोबी भी कहने लगता है, अरे मैडम मुझे क्या चाहिए वो मैंने आपके पति को ऑलरेडी बता दिया, अगर वो कर देगा तो मैं कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी हूँ। यह सुनने के बाद गीतिका शॉक में रह जाती है। नंदू से पूछने लगती है कि उसने क्या पूछा, आप दोबारा मेरे पास कुछ छुपा रहे हो? मैंने ऑलरेडी बता दिया था ना कि मेरे पास कुछ भी मत छुपाइए। इस तरह से दूसरे कमरे में ले जाकर बार बार पूछने लगती है। नंदू कहने लगता है कि एज ए पति की हैसियत से मैं तुम्हें वो बात नहीं कह सकता जो जोबी ने मुझे कहा।
गीतिका कहने लगती है कि अगर आप मेरे पास अभी भी कुछ छुपा रहे हो तो ये गलत है। कब तक हम ऐसे जिंदगी गुजारते रहेंगे चुप चुप के डरते हुए? आखिरकार बताइए तो सही कि उसने क्या कहा आपसे। तो फाइनली नंदू बताने लगता है कि जो भी तुम्हारे साथ एक रात टाइम स्पेंड करना चाहता है। ये सुनने के बाद गीतिका के तो होश ही उड़ जाते हैं। नंदू भी बेचारा गीतिका को हक करके बहुत रोने लगता है। बाद में नंदू और गीतिका कमरे में कुछ डिस्कशन करके बाहर आकर जोबी से कहने लगती है कि चलो तुम जो चाहते हो वो मैं कर दूंगी। तुम मेरे साथ एक रात टाइम स्पेंड करना चाहते हो ना, चलो कर लूंगी, लेकिन इस कमरे में सिर्फ एक ही बंदा रहना चाहिए। ये सुनने के बाद जोबी बहुत ही एक्साइटेड होकर अपने फ्रेंड को कमरे से बाहर भेज देता है कि अब तो इसकी लॉटरी लगने वाली है, मजे ही मजे है इसके। उसके बाद जब जोबी बेडरूम में आता है तो गीतिका जोबी को ब्रदर ब्रदर कहकर ही बुलाती रहती है कि ब्रदर बैठिए ब्रदर, क्या मैं एसी ऑन कर दूं? उसके बाद जब जोबी गीतिका के सामने बैठकर उसको टच करने ही वाला होता है तभी बाथरूम से नंदू बाहर आता है। गीतिका से पूछने लगता है कि ये कमरे में क्या कर रहा है। गीतिका कहने लगती है कि तुम जो कुछ भी करना चाहते हो मेरे पति के सामने ही करो। तुमने नंदू से यही कहा ना कि मेरे सामने ही नंदू को मारोगे, चलो अब नंदू के सामने ही मेरे साथ कांड करो। इस तरह से गीतिका जोबी को हर बात पर ब्रदर ब्रदर बुलाते हुए उसको बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करवाने लगती है। जोबी नंदू के सामने गीतिका को टच भी नहीं कर पाता। फाइनली गीतिका जोबी के आंखों में आंखें डालकर कहने लगती है, क्या हर लड़की को तुम ऐसे ही नजरिए से देखते हो? क्या लड़की इसी के लिए काम आती है? आखिरकार क्या समझ रखा है तुमने लड़कियों के बारे में? जब तुम बुलाओगे वो चली आएंगी। क्या तुम्हारी माँ बहन भी किसी के बुलाने पर ऐसा ही जाती है? इस तरह से गीतिका बिना झुके जोबी को डोमिनेट करने लगती है और बाद में गीतिका अपने हाथ में चाकू भी लेती है। कहने लगती है, अब आओ मेरे पास, आओ करो ना। गीतिका का ये रूप देखकर जोबी बहुत डरने लगता है। धीरे धीरे अपने कदम पीछे हटाने लगता है। कहने लगता है, ठीक है मैं इस बात को यहीं पर कॉम्प्रोमाइज कर लेता हूँ। नंदू से कहने लगता है, नंदू तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, बीवी को सामने रखकर तुम तमाशा देख रहे हो। इस तरह से डरते हुए ही उस कमरे से बाहर भाग जाता है। जो भी जाने के बाद नंदू गीतिका से कहने लगता है कि तुमने अचानक से अपने हाथ में चाकू क्यों ले लिया? एक सेकंड के लिए तो मैं तो बहुत डर गया कि कहीं तुम उसका मर्डर ना कर दो। इस तरह से ये दोनों बहुत चिल करने लगते हैं। इस तरफ जो भी उस कमरे से बाहर आकर अपने फ्रेंड से यही कहने लगता है कि यार गीतिका के साथ सब कुछ हो गया, मतलब ये बेवड़ा ऐसा जताने लगता है। खैर कुछ दिनों बाद नंदू दोबारा सऊदी जाने लगता है गल्फ। नंदू और उसका फ्रेंड कार में एयरपोर्ट जाने लगते हैं। उसी एक रास्ते में जोबी और उसका दोस्त अपनी बाइक की रिपेयर करते रहते हैं। तो इन दोनों को देखकर नंदू जाते आते अपनी गाड़ी का दरवाजा हल्के से ओपन करके जोबी के फ्रेंड को नदी में ढकेल देता है। ये देखने के बाद नंदू का फ्रेंड नंदू से कहने लगता है, अरे यार तुमने दोबारा उनसे छेड़खानी की, तुम जाने के बाद अगर वो लोग तुम्हारे बीवी पर आएंगे तो क्या करोगे? नंदू मुस्कुराते हुए कहने लगता है, वो नहीं आएंगे, वहाँ पर मेरी बीवी है, मैं जानता हूँ मेरी बीवी क्या कर सकती है। तो मूवी देखकर यही बात समझ में आती है कि रिवेंज लेना हो तो खून खराबे से नहीं बल्कि दूसरा रास्ता अपनाओ, जो वो बंदा कभी भी हमारे ऊपर ना आए दोबारा, उस बंदे को गिल्ट महसूस हो। खैर मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।